हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 का जो सब्जेक्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, उसका चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज रेट करवाने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज मतलब इट रेफर्स टू फॉरेन करेंसी। ठीक है बच्चों, तो ये क्या आ गया, फॉरेन करेंसी की आ गया। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रेट वो रेट होता है एट विच द डोमेस्टिक करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर अ फॉरेन करेंसी इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट। मतलब किसी दूसरे कंट्री के साथ यदि हम अपनी कंट्री के रेट को कितने रुपए में या कितने उनकी करेंसी के अकॉर्डिंगली हम एक्सचेंज कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सचेंज रेट। फॉर एग्जांपल $1 कितने का है? फॉर एग्जांपल 80 रुपये का। ठीक है जी, कितने का है? 80 रुपये का। ये एक एग्जांपल है। ठीक है जी, ये कोई मैं पर्टिकुलर डेट का रेट नहीं कोट करा, सिर्फ बता रहा हूँ कि $1 80 रुपये में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हमारे लिए जो डॉलर की वैल्यू है वो 80 रुपये है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सचेंज रेट। अब हम आगे बढ़ते हैं, फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट। सो फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या है? इज़ दैट रेट एट which is determined by demand and supply forces in the foreign exchange market। जो डिटर्मिन की जाती हैं डिमांड सप्लाई एंड सप्लाई द्वारा। डिमांड सप्लाई जो फोर्सेस हैं मार्केट में, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, उसके द्वारा जो डिटर्मिन किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्री एक्सचेंज रेट इन द इंटरनेशनल मार्केट। और उसके बाद है द एक्सचेंज रेट एट विच द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू द सप्लाई इज कॉल्ड पार रेट ऑफ एक्सचेंज और इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। जहाँ तो उसको पार रेट ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं या इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि डिटर्मिन कैसे किया जाता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। ठीक है, तो सबसे पहले डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज कैसे हम स्टडी करेंगे। डिमांड इज इनवर्सली रिलेटेड टू प्राइस, ये हमें पता है, ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सो हायर द रेट लोअर इज द डिमांड एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब कि अगर रेट लोअर हो जाएगा तो डिमांड उसकी हाई हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए, तो ये लॉ ऑफ डिमांड की तरह ही है। लॉ ऑफ डिमांड भी वैसे ही है, तो इसमें भी वो लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल हो रहा है। तो ये इसकी डायग्राम बन गई। ये रेट नेचुरली, ये जब मैं रेट लिख रहा हूँ तो ये फॉरेन एक्सचेंज रेट है, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। ठीक है जी, तो ये पहले रेट था, तो ये हमारी डिमांड थी। जैसे ही हमारा रेट शूट अप किया, हमारी डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम आगे बात करेंगे सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सो सप्लाई तो आपको पता है ये पॉजिटिवली रिलेटेड होती है रेट ऑफ एक्सचेंज के साथ, प्राइस के साथ मतलब। सो दस हायर द रेट ऑफ एक्सचेंज हायर विल बी द सप्लाई एंड लोअर द रेट द लोअर विल बी द सप्लाई। तो ओरिजिनली ये था, जैसे ही आपका रेट शूट अप हुआ तो आपकी सप्लाई भी बढ़ गई फॉरेन एक्सचेंज की। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। तो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज या पार रेट ऑफ एक्सचेंज हम किसको बोलते हैं बेटा? वो आता है इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज और पार रेट ऑफ एक्सचेंज अकर्स व्हेन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। दैट इज रेट, और ये सप्लाई है, मतलब जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई मीट करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम। नेचुरली ये आपको पता है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है, इक्विलिब्रियम रेट या इक्विलिब्रियम पॉइंट बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इम्पैक्ट ऑफ चेंज, क्या चेंज आएगा इंक्रीज या डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। तो नेचुरली हमें चार चीज़ों से समझना पड़ेगा, डिमांड के इंक्रीज या डिक्रीज होने से और सप्लाई के इंक्रीज या डिक्रीज होने से। तो सिचुएशन 1 है इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड फॉर ए फॉरेन करेंसी। फॉर एग्जांपल हम, क्योंकि बेंचमार्क ज़्यादातर किसको लेते हैं? US डॉलर को, तो मैंने भी उसी को ही लिया है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। तो ये हमारा रेट डिमांड है पहला, ये हमारा रेट है और ये हमारा क्वांटिटी है। ठीक है जी, जैसे ही हमारा रेट शूट अप होता है डिमांड के बढ़ने से, डिमांड जैसे ही बढ़ती है तो हमारा रेट भी बढ़ जाता है। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। इंक्रीज इन डिमांड फॉर द फॉरेन करेंसी फॉरेन करेंसी लीड्स टू राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो उससे क्या होगा? हमारे फॉरेन एक्सचेंज का रेट बढ़ जाएगा। ठीक है जी, और उसके बाद इसको हम क्या बोलते हैं? करेंसी डेप्रिसिएशन। इट करेंसी डेप्रिसिएशन रेफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट्स इन रिलेशन टू अ फॉरेन एक्सचेंज करेंसी वी नीड मोर रुपीज़, हमें ज़्यादा रुपीज़ चाहिए होते हैं। उसके बाद सिचुएशन 2 इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज फॉर अ फॉरेन करेंसी। इम्पैक्ट क्या आता है सिचुएशन 2 में? फॉरेन करेंसी के रेट का कम होने का, उसको हम क्या बोलते हैं? एप्रिसिएशन ऑफ domestic currency. Other things remaining constant, decrease in demand for foreign currency leads to fall in exchange rate.
ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा रेट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है, और जैसे ही हमारा ये डिमांड, ओरिजिनल डिमांड ये है, तो डिमांड अगर इसकी कम होती है तो उसका रेट भी कम हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपको अच्छी तरह ये लॉजिक भी क्लियर है। ठीक है, चलिए अब इसको हम क्या बोलते हैं, करेंसी एप्रिसिएशन। इट रेफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट्स इन द मार्केट, एप्रिशिएट्स इन द रिलेशन टू अ फॉरेन करेंसी। इसके लिए हमें वी नीड लेस रुपीज़। तो अब हम फॉरेन करेंसी खरीदने के लिए हमें क्या चाहिए, कम पैसा चाहिए। ठीक है, फिर वही मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो ये $1 है और वो 80 रुपये का, ठीक है, और यदि $1 90 रुपये का हो जाता है फॉर एग्जांपल, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन। इसको क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन। इसको क्लियर कर लीजिए। और $1 यदि वो 70 का हो जाता है, ओरिजिनल जब हमारा ये बेंचमार्क वाला रेट यदि है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एप्रिसिएशन। इसको हम क्या बोलेंगे, एप्रिसिएशन। ठीक है बच्चों, चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सिचुएशन 3, impact of increase in supply, impact of increase in supply of foreign currency, appreciation of domestic currency। तो इससे क्या हो रहा है, जैसे ही हमारी फॉरेन सप्लाई बढ़ती है, ठीक है, सप्लाई बढ़ जाएगी रेट के बढ़। इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो उससे क्या होगा, रेट कम हो जाता है। उससे क्या होता है, रेट कम हो जाता है सप्लाई के बढ़ने से, क्योंकि सप्लाई डिमांड से जब एक्सीड कर जाती है तो अंडरस्टूड है वो रेट उसको कम करना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, तो ये डायग्राम बनेगी आपकी इस केस में। बेटा डायग्राम नीट एंड क्लीन आपने बनानी है। ठीक है बच्चे, उसके बाद ये देखिए इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई, इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन सप्लाई हमारा ये ओरिजिनल सप्लाई है, सप्लाई कम हो गया, इस तरफ आ गया, तो नेचुरली जब डिमांड ज़्यादा रहेगी और सप्लाई कम हो जाएगी तो रेट बढ़ जाएगा। रेट क्या होगा बेटे, बढ़ जाएगा। ठीक है, ये सिचुएशन 4 आ गया, इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई इन द फॉरेन करेंसी। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो एप्रिसिएशन में क्या आता है, इट इज़ ए सिचुएशन ऑफ फॉल इन एक्सचेंज रेट। सो डेप्रिसिएशन इट इज़ ए सिचुएशन ऑफ राइज इन एक्सचेंज रेट। एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी में क्या होता है, लेस रुपीज़ आर नीडेड, और डेप्रिसिएशन में मोर रुपीज़ आर नीडेड टू बाय फॉरेन एक्सचेंज। दोनों में यही पॉइंट है। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, लेस रुपीज़ नीडेड, और इसमें मोर रुपीज़ नीडेड। तो फॉर बाय टू बाय नेचुरली ये तो कॉमन रहेगा दोनों में। ठीक है, उसके बाद कॉजेज, इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन डिमांड। और डेप्रिसिएशन के क्या कॉजेज हैं, डिक्रीज इन सप्लाई एंड इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे। तो फिक्स एक्सचेंज रेट क्या है बेटा, फिक्स एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज रेट इज सेट टू बी फिक्स्ड व्हेन इट इज सेट एंड मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट एट ए पर्टिकुलर लेवल। द गवर्नमेंट में सेट इट एट ए लोअर लेवल हायर और लोअर देन द इक्विलिब्रियम रेट। तो फिक्स करने का मतलब है ये सरकार की मर्जी है, वो इसको कितना रखना चाहती है। क्या वो इक्विलिब्रियम रेट से ऊपर रखना चाहती है या कम रखना चाहती है, वो डिपेंड करता है सर्कमस्टांसिस पे। ठीक है, एज डिटरमिन्ड बाय द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, मार्केट फोर्सेज तो कुछ और कहेंगे, लेकिन सरकार को क्या करना है, रेट हाई रखना है या ज़्यादा रखना है, ये सरकार को खुद देखना, और उसको हम क्या बोलेंगे, फिक्स रेट। When equilibrium rate is set higher than the equilibrium exchange rate। तो इक्विलिब्रियम तो आपका इस पॉइंट पे आ रहा है, पर सरकार ने रेट ज़्यादा रखा हुआ है। ठीक है जी, ये ऊपर वाला रेट है ना, तो इक्विलिब्रियम हमारा ये ऊपर वाले रेट से, इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है, और गवर्नमेंट का जो रेट है वो ये है, ऊपर वाली लाइन। ठीक है बच्चे, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। द लेवल ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, इस केस में क्या आएगा, द लेवल ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हैज़ बीन डेलिबरेटली लोड बाय द गवर्नमेंट, दिस इज कॉल्ड डिवैल्यूएशन। इसको हम क्या बोलेंगे, डिवैल्यूएशन। तो स्टूडेंट्स, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी डिफरेंट फ्रॉम डेप्रिसिएशन। वो डेप्रिसिएशन से अलग है, माइंडेड, उसको एक जैसा मत समझिए। सो डेप्रिसिएशन कब होती है, डेप्रिसिएशन जब होती है व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रिड्यूसेस इन द इंटरनेशनल मार्केट ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस की वजह से डेप्रिसिएशन होती है, बट डिवैल्यूएशन किसकी वजह से होती है, अक्कर व्हेन द करेंसी इज डेलिबरेटली रिड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट, जब वो रिड्यूस करती है गवर्नमेंट उसको खुद। उसके बाद व्हेन एक्सचेंज रेट इज सेट लोअर देन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। तो नेचुरली जब इक्विलिब्रियम रेट से कम रखा गया, तो नेचुरली ये रेट हमारी करेंसी का रेट नहीं है, माइंड इट, ये फॉरेन एक्सचेंज करेंसी का रेट है। ठीक है जी, तो सरकार ने वो कम कर दिया ना उसका,
ओके जी, इक्विलिब्रियम से कम रख लिया। तो ये कौन सी सिचुएशन आ गई? द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हैज बीन डेलिबरेटली रेज्ड बाय द गवर्नमेंट, दिस इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन। इसको हम क्या बोलेंगे? रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी इज डिफरेंट फ्रॉम एप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी। So appreciation occur when the value of the currency rises in the international market because of demand and supply forces की वजह से। और revaluation occur when the value of domestic currency is deliberately raised by the government by lowering exchange rate के कम होने से। ठीक है जी, ये हो गया रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं? लोअर कर देते हैं एक्सचेंज रेट को, और कौन करता है? वो गवर्नमेंट करती है। और एप्रिसिएशन में क्या होता है? राइज का हो जाता है करेंसी का रेट इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस की वजह से। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट एंड ओल्ड वेरिएंट ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो ये एक पुराना तरीका है गोल्ड के बराबर को हमारी रेट को डिटर्मिन करेगा। सो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट इज एन ओल्ड वेरिएंट ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। So according to this system, gold was taken as a common unit of parity between the currencies of different countries. Each country was to define the value of currency in terms of gold. Accordingly, value of one currency in term of other currency was fixed considering gold value of each country. ठीक है, तो फिक्स किसके बराबर कर दी गई? जितनी जितनी उनके पास गोल्ड का रिजर्व है उसके बराबर उसकी उनकी करेंसी की वैल्यू को डिटर्मिन कर लिया गया। ठीक है जी। और ब्रेटन वुड्स सिस्टम इज नेम्ड आफ्टर यूनाइटेड स्टेट नेशंस मॉनेटरी फाइनेंशियल एक्सचेंज हेल्ड। उसमें मीटिंग हुई थी ब्रेटन वुड में, यूएसए में है वो 1944 में, विच लेड टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना भी हुई थी। ब्रेटन वुड सिस्टम क्या कहता है? इवन व्हेन इट वाज अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम अलाउड सम एडजस्टमेंट, इसमें कुछ एडजस्टमेंट अलाउड की जा सकती हैं, विच वाज ऑल्सो एडजस्टेबल पैक्ड एक्सचेंज ऑफ system of exchange rate. According to this system, different currencies were pegged to one currency, that is US dollar, और वो US डॉलर के ऊपर मेजर की गई थी। US डॉलर was assigned gold value at fixed price, इसको fixed price पे डिसाइड किया जाएगा। उसके बाद वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म ऑफ US डॉलर अल्टीमेटली इम्प्लाइड वैल्यू ऑफ दैट करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, इसको गोल्ड के बराबर मान लिया जाएगा। सो गोल्ड कंटिन्यू टू बी द अल्टीमेट यूनिट ऑफ पैरिटी। यही समानता का दो कंट्रीज की, या मतलब दो कंट्री की, नेचुरली दो करेंसी जो डिफरेंट करेंसीज है उनके समानता का पैमाना क्या माना गया? गोल्ड। एडजस्टमेंट्स इन पैरिटी वैल्यू ऑफ करेंसी वाज पॉसिबल बट ओनली इफ द अलाउड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये पॉसिबल था लेकिन अगर इसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अलाउ करे तभी। Even this system was abandoned in 1977. It was replaced by a flexible exchange rate system. 1977 में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को बंद कर दिया गया और उसके बाद फ्लेक्सिबल रेट ऑफ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट बनाया गया। ओके जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की डिफरेंस, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज डिटर्मिन्ड बाय गवर्नमेंट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और इसमें क्या आता है? फिक्स में इट चेंज इज प्लान, इसमें प्लान होता है, और जो मार्केट फोर्सेस करती हैं नेचुरली फ्लेक्सिबल है तो वो नॉट प्लान होता है। डिटर्मिन्ड बाय फिक्स्ड एक्सचेंज रेट डिटर्मिन किया जाता है रीवैल्यूएशन या डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। और जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस को करते हैं, और उसमें उसको क्या बोलते हैं हम? डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन। ठीक है बच्चे। और उसके बाद टू मेंटेन द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम नीड हायर या लार्ज स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, आपको ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होता है। और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डजंट रिक्वायर एनी लार्ज स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, आपको ज़्यादा स्टॉक की ज़रूरत नहीं है। सो इट्स अ डिग्री ऑफ स्पेकुलेशन इज़ वेरी लो, इसमें स्पेकुलेशन की डिग्री कम होती है और इसमें स्पेकुलेशन ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं आगे मैनेज्ड फ्लोटिंग। सो मैनेज फ्लोटिंग एक वो टूल है एम्प्लॉयड बाय द सेंट्रल बैंक टू रिस्टोर द वैल्यू ऑफ द कंट्रीज करेंसी इन विद इन द डिजायर्ड लिमिट्स इवन व्हेन एक्सचेंज रेट इज डिटर्मिन्ड बाय द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। नो डाउट मार्केट फोर्सेज ही डिटर्मिन करती हैं डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेज एक्सचेंज रेट को, लेकिन फिर भी डिजायर्ड लेवल ऑफ स्टॉक रखने के लिए, करेंसी का एक पर्टिकुलर वैल्यू डिसाइड करने के लिए सेंट्रल बैंक को इन्वॉल्व होना पड़ता है।
In fact, managed floating may be called a mixture of both flexible and fixed exchange rate system. It comprises the element of flexible exchange rate system, as the exchange rate is primarily determined by the forces of supply and demand. So likewise, it comprises the element of fixed exchange rate system, as the exchange rate is moderate by way of intervention by the RBI. ठीक है जी, और RBI की इंटरवेंशन से ही ये ठीक किया जा सकता है. उसके बाद कंपोनेंट्स कौन से हैं? डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज. और मतलब हमें फॉरेन एक्सचेंज क्यों चाहिए होता है? क्योंकि हमें इंटरनेशनल लोन्स की पेमेंट करनी होती है, हमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, हमें इंपोर्ट्स के लिए पैसा चाहिए, मतलब पैसा यहाँ मतलब फॉरेन एक्सचेंज. डायरेक्ट परचेज फ्रॉम अब्रॉड भी करनी पड़ती है कई बार. और उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? ग्रांट्स एंड डोनेशंस देने के लिए, पेमेंट्स ऑफ इनकम के लिए, स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग के लिए, इन सभी के लिए हमें क्या चाहिए? फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है. और कंपोनेंट ऑफ सप्लाई, सप्लाई कहाँ से होगी या वो सोर्सेज कौन से हैं जहाँ से हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा? नेचुरली पहला क्या है? एक्सपोर्ट से. दूसरा, यदि इन्वेस्टमेंट कोई हमारी कंट्री में करता है, डायरेक्ट परचेजेज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमारे यहाँ से कुछ सामान खरीद रहे हैं, हमें लोन यहाँ से ले रहे हैं, वो ग्रांट्स एंड डोनेशन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मिल रही हैं, हमें लोन मिल रहे हैं, ग्रांट्स मिल रही हैं, इनकम रिसीट्स मिल रही हैं, रेमिटेंसेस बाय नॉन रेजिडेंट्स, वो अपने यहाँ देश में पैसा भेज रहे हैं. तो ये वो सारे इनकमिंग वाले हैं, जो ये वो बिल्कुल नेचुरली उसके रेसिप्रोकल आ जाएंगे जो आउटगोइंग था, कि हमें जहाँ वो पैसा खर्चना था ये पैसा हमारे पास आएगा एक्सपोर्ट से, इन्वेस्टमेंट से, डायरेक्ट परचेज से, जो लोन हमें मिलेगा, ग्रांट्स मिलेंगी, इनकम रिसीट्स आएंगी, या रेमिटेंसेस बाय द नॉन रेजिडेंट्स. ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, it refers to the market for the national currencies of different countries in the world. It is a center of trade for different currencies. Buyers and sellers of foreign exchange market wish to buy or sell foreign exchange. उसके बाद फंक्शन पहला क्या है? ट्रांसफर फंक्शन. It implies a transfer of purchasing power in terms of foreign exchange across different countries of the world. और क्रेडिट फंक्शन, it implies provision of credit in terms of foreign exchange for the export and imports of goods and services across different countries of the world. तो ये तो क्रेडिट फंक्शन हो गया. तीसरा कौन सा आ गया? हेजिंग फंक्शन. ये क्या कहता है? इट एम्प्लाइज प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क रिलेटेड टू वेरिएशन, जो चेंजेस आती रहती हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट में, उसके रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए. एक्सचेंज रेट इज लॉक्ड फॉर फ्यूचर सप्लाईज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. तो ऑपरेशंस कैसे करते हैं? दो तरह की मार्केट होती है, एक स्पॉट मार्केट होती है, एक फिक्स मार्केट होती है. ठीक है बच्चों, तो स्पॉट मार्केट क्या है? स्पॉट मार्केट करंट मार्केट है. फॉरेन एक्सचेंज इज दैट मार्केट विच हैंडल्स ओनली स्पॉट ट्रांजैक्शंस, करंट ट्रांजैक्शंस. इट्स प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स आर in terms of period of transaction, spot market is daily nature and it doesn't trade in future deliveries. ये फ्यूचर की नहीं, आज का अभी का जो दाम है, जो ट्रांजैक्शन है, इसी रेट पे सेटल की जाएगी. The rate of exchange is determined by, in the spot market is known as spot rate of exchange, and spot rate of exchange is that rate which prevails at the time when transactions are made. Forward market for foreign exchange is that market which handles such transaction of foreign exchange that are meant for future delivery. Such transactions are signed today but are to materialize for some future date. और ये बाद में किसी नेक्स्ट फ्यूचर डेट में मटेरियलाइज होनी होती हैं. मतलब मान लो आज से महीने बाद क्या रेट होगा किसी को नहीं पता, लेकिन वो डिटर्मिन हम पहले ही कर लेंगे. दैट इज नोन एज फॉरवर्ड रेट. प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या है ऑफ फॉरवर्ड मार्केट के क्या है? इट ओनली कैटर्स टू फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन. ये फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन के लिए, आज के लिए नहीं है. सो स्पॉट मार्केट ट्रांजेक्शन के लिए ये नहीं होते. ठीक है बच्चों. और उसके बाद इट डिफाइंस फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट. ये फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट को डिफाइन करता है. The exchange rate at which the forward transactions are to be honored. Why are foreign transactions contracted? क्योंकि उसमें हमें अवॉइड करना होता है रिस्क ऑफ एनी एडवर्स चेंज इन एक्सचेंज रेट, ताकि दोनों पार्टीज में से किसी को नुकसान ना हो रेट के बढ़ने का या रेट के कम होने का. टू मेक स्पेकुलेटिव गेन्स, ताकि स्पेकुलेटिव गेन्स भी अगर हैं तो वो कर लिए जाएं. और उसके बाद लास्ट पे हमारा अब डिफरेंस बिटवीन स्पॉट मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट. बहुत सिंपल है, यही पॉइंट जो ऊपर पड़े उसी को हमने एक टी शेप में लिखना है. स्पॉट मार्केट ये करंट ट्रांजैक्शन के लिए, वी नो इट. फॉरवर्ड मार्केट कौन सी है? फ्यूचर डिलीवरी के लिए.
और स्पॉट मार्केट है, इट इज डिटर्मिन्ड बाय दिस मार्केट इज कॉल्ड स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज, एंड फॉरवर्ड मार्केट इट इज डिटर्मिन्ड बाय इन दिस मार्केट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्टेड और फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। और उसके बाद है स्पॉट मार्केट, इट डजंट अलाउ हैजिंग, इट अलाउज हैजिंग, ये हैजिंग अलाउ करता है। और व्हाट इज हैजिंग? हैजिंग मीन्स अवॉइडिंग द रिस्क ऑन ऑफ एन एडवर्स चेंज। एडवर्स चेंज मतलब कोई भी रेट के बढ़ने या कम होने का किसी दूसरी पार्टी पे या किसी दोनों पार्टी में से किसी पे भी कोई नुकसान वाली सिचुएशन ना हो, उन दोनों के कवर को रिस्क करने के लिए जो फ्यूचर ट्रांजैक्शन को से प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके रेट के बढ़ने या कम होने के प्रोटेक्ट करने के, रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है उसको हम क्या बोलते हैं? हैजिंग। सो हैजिंग मीन्स अवॉइडिंग द रिस्क, रिस्क को अवॉइड करना है ऑफ एन एडवर्स चेंज इन एक्सचेंज रेट साइंड बाय द, ठीक है, बाय साइनिंग फ्यूचर ट्रांजैक्शन। आज ही हम उसको साइन करके रख लें, राइट हो। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरीके से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।